बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन की बात की है। एक तरफ अब इसको जो मर्जी नाम दे लीजिए कि आपके सामने मशरक में इंडिया जैसा दुश्मन मौजूद है जो कि किसी सूरत अमन नहीं चाहता और अगर अमन हो भी तो उसको स्पॉइल करने की काविशों में लगा रहता है। और साथ अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, आप अपने मगरिब में देखें तो अफ़गानिस्तान का जब भी जिक्र किया जाता है, पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हमारे बिरादराना ताल्लुकात हैं और हम भाई भाई हैं, और पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका इनको हेल्प आउट करने की भी कोशिश की, चाहे लाखों अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अपने मुल्क के अंदर होस्ट करने का मामला हो, जिससे ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और बहुत सालों तक पड़ा। साथ ही जब आप दोहा अग्रीमेंट में पाकिस्तान के किरदार की बात करते हैं तो वो भी सबके सामने है। तालिबान हुकूमत आई, 20 साल वहाँ लड़ाई होती रही, यहाँ से यूएस और नेटो फोर्सेस जाती हैं, वो भी अपना असलहा यहाँ पे छोड़ के चली जाती हैं, और फिर हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होती है, वहाँ से कार्रवाइयाँ होती हैं, हर दूसरे रोज़ कोई ऐसी कार्रवाई होती है कि जिसमें हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं। अभी रिसेंटली जो औरकज़ई में हमला हुआ है उसका भी पाकिस्तान ने बदला बहरहाल ज़रूर ले लिया है, और ये वो हमला है जिसमें अगेन हमारे फ़ौजी अफसरान जो हैं, जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक भी हैं, मेजर तैयब राहत भी हैं, और इन समेत 9 जवानों ने शहादतें दी हैं। और ये कोई एक वाक़या नहीं है, इस तरह के कई इंसिडेंट्स हम आए रोज़ देखते हैं। अब पाकिस्तान ने बदला तो ले लिया है, लेकिन सवाल ये है कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, और इसका बड़ा क्लियर सा जवाब जो आज हमने देखा कि DGISPR ने, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताने की भी कोशिश की कि किस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज मुकम्मल कोशिश कर रही है और फिर भी ये हमले क्यों जारी हैं, तो वो कौन सी कमियां हैं, कोताहियां हैं जो हम अपने मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में उस पर अमल दरामद ना करने की सूरत में अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो डिटेल्स बताई कि 14,535 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। फिर इस साल अभी तक 2025 में जो ऑपरेशंस किए गए हैं उसमें जो मारे जाने वाले खारजी हैं उनकी तादाद गुज़श्ता 10 सालों की तादाद से ज़्यादा है, यानी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इनको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो अफ़गानिस्तान में इनके कैंप्स मौजूद हैं बाकायदा तौर पे, जो नेटो फोर्सेस और यूएस असलहा छोड़ के गया है वो इनके हाथों में आपको नज़र आता है। इंडिया और काबुल का जो नेक्सस है वो आपको नज़र आता है, किस तरीके से इंडिया इनको फ़ंड कर रहा है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने कई बार बहुत से उस पर रखी भी हैं, विद इररिफ्यूटेबल एविडेंस रखी हैं, और आज हम उसका ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिसमें पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान और इंडिया का जो नेक्सस है, ये ख़ित्ते में क्या करना चाहते हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर ज़िक्र करेंगे। पहले सेगमेंट में हम थोड़ा सा सफारती एतबार से देखते हैं कि उसकी क्या डायमेंशन बनती है, और दूसरे सेगमेंट में ज़रा हम सिक्योरिटी एंड डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। टू टॉक अबाउट दिस इन आवर फर्स्ट सेगमेंट वी आर जॉइंड बाय एम्बेसडर जमील अहमद खान। एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा अफ़गान हुकूमत से, जो तालिबान की हुकूमत आई है 2021 में बरसर इक़्तिदार में आने के बाद, पाकिस्तान ने कई बार इनको बताया, अपना मुद्दा इनके सामने रखा, एविडेंसेस के साथ रखा, कहाँ कहाँ से पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमले करके हमारे फ़ौजियों को शहीद किया जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें रखी गईं। लेकिन उसके बावजूद भी अफ़गान हुकूमत ने उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उन खारजियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, व्हाट आर दे बेसिकली ट्राइंग टू डू? एक्शन ना लेने की वजह क्या है? एक्शन ना लेने की वजह तो सीधी सादी ये है कि जो नेक्सस बना दिया है इंडिया ने वहाँ, उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया अफगानिस्तान में, कोवर्ट एंड ओवर्ट, उसकी वजह से उन्हें एक्शन लेना दुश्वार हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो 20 ग्रुप जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने, जिसे कि रिपोर्ट किया है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को कि अफ़गानिस्तान में ये कौन से 20 ग्रुप हैं, और उसमें फ़ाल ग्रुप जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ऑपरेट कर रहे हैं, TTP का उसमें नाम लिया है, उसमें IS खुरासान का नाम बिल्कुल। लिया है, और कुछ ग्रुप्स का नाम लिया है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा को भी रिपोर्ट हो चुकी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान क्यों नहीं उन पर एक्शन लेते हैं,
اس کی ایک تو وجہ میں نے بتا دی کہ جو انڈین نیکسس ہے وہاں، جس کا کہ ذکر آج ISPR کے DG نے بھی کیا اپنے پریس کانفرنس میں، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ افغانستان طالبان کی ایڈمنسٹریشن کو ہینڈی کیپس کچھ ہیں، ان ہینڈی کیپس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ TTP کے وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں تقریباً 3 دہائیوں تک، تو ان کے ساتھ ان کے رشتے ناطے ایسے بن گئے ہیں کہ وہ اس کا لحاظ بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تو مدعا یہ ہے، اور پاکستان کا یہ ہے مدعا، کہ ہم نے تو آپ کی آبیاری کی ہے، افغان ریفیوجیز کی، افغان طالبان کی، ہم نے تو ہر جگہ آبیاری کی ہے، اور دنیا بھی ہماری مخالف رہی کئی معاملات میں۔ ہمارے سفارتی اہداف پورے کرنے میں ہمیں دشواریاں رہیں جب آپ پر مصیبت آئی ہوئی تھی افغانستان پر، اور اب یہ ہے کہ جو بھی اسباب ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے پاکستان کے دشمنوں کو وہاں پنپنے دیں، تو یہ کم از کم ایک اخلاقی لحاظ سے بھی، سفارتی لحاظ سے بھی، اور یہ باقی ہر لحاظ سے یہ obviously قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایکشن لینے پر مجبور ہوا، اور مزید ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جہاں تک قوت کا تعلق ہے کائنیٹک ایکشن کا، کائنیٹک ایکشن میں تو پاکستان نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوا لیا جب مارکہ حق میں سبقت حاصل کی انڈیا سے، جو کہ کہتا تھا کہ ہم پاکستان سے بہت زیادہ حاوی ہیں، قوی ہیں، لیکن اس کے باوجود سبقت حاصل کی، تو ایک تو اپنا لوہا منوا لیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا پروفائل بڑھا۔ اور پاکستان کا کیونکہ آج کل پہلے کے مقابلے میں زیادہ پروفائل بڑھا ہے، کافی زیادہ اس میں ترقی ہوئی ہے پروفائل میں، اور اس کے کئی ناچز وہ اوپر چلا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان وہ واحد ملک ہے، بلکہ شاید ہی چند 1-2 ملکوں میں ہوگا، جو کہ تینوں بڑی قوتوں سے ایک ساتھ اپنے مراسم لے کے چل رہا ہے، جو ہمارے فارن پالیسی کا حصہ بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے افغانستان طالبان کوئی فائدے میں نہیں رہیں گے اگر انڈیا کے ساتھ وہ نیکسس یعنی گٹھ جوڑ کریں، جس کا کہ ذکر کیا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ انڈیا اگر اپنا جیسے پہلے 16 اپنے کونسلیٹ بنا کے، وہ جب عبدالغنی کی گورنمنٹ تھی یا اس سے پہلے کرزئی کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت ہمارے خلاف ایکشن لیتا رہا گاہے بگاہے، اور اب طالبان کے آنے کے بعد تو ہمیں یہ توقع تھی کہ ایسی انڈیا کو اس قسم کی ان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، ان کی ایکٹیویٹیز کو واضح رہے کہ انڈیا کی جو میکسیمم بجٹ ہے را کا، وہ ہے ہی اسی مقصد کے لیے کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے ایجنٹوں کو ملا کے، اور پاکستان کے خلاف بیرونی سوائل سے پاکستان کے خلاف یہ ایکشن، جس کا کہ ذکر کیا DG ISPR نے، اور جس میں DG ISPR نے وہ جو فگر تعداد آپ نے ابھی بتائی 10,115 اور 14,335، وہ تعداد اسی وجہ سے اتنی بڑی ہے 10۔ اور پھر ساتھ میں اگر آپ بات دیکھتے ہیں قوت بازو کا، ہماری شہادتیں تو ہوئی ہیں، ہمارے افسران اور جوان جو ہیں عسکری قوت کے، وہ اپنی جانیں دے کر ٹیررسٹوں کا قلعہ کما کر رہے ہیں اور ان کو جہنم وصل کر رہے ہیں۔ تو لیکن ساتھ ساتھ 10 سالوں میں اتنے زیادہ بن رہے ہیں، obviously جس طرح ہم بات کریں کہ وہ آپ کو کابل اور دہلی کا نیکسس نظر آتا ہے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے، اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، اینڈ اس پہ سونے پہ سہاگا جو US کا بچا ہوا وہاں پہ چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ بھی ان تک پہنچ رہا ہے۔ اینڈ اگین ہم سب آئی تھنک ایک پیج پر ہیں کہ وہ افغان طالبان حکومت کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر، یا ایسا نہیں ہے کہ جی ان کو علم نہیں ہے اور وہ اسلحہ جو ہے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے علم ہے، وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جو آپ نے مارکہ حق کا ذکر کیا، بنیان مرصوص میں بھی ہم نے ایک چیز دیکھی، ایک طرف اسرائیل تھا وہ ملک واحد جو انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا اس جنگ میں اگینسٹ پاکستان، اور دوسرا ملک جو سے بیانات آ رہے تھے انڈیا کی فیور میں وہ افغانستان تھا۔ تو نیکسس تو کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں۔ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے افغانستان یہ سب کر کے؟
इंडिया से ठीक है, वो उन खारजियों को या इनकी हुकूमत को फंड्स मिल रहे होंगे, इमदाद मिल रही होगी, यहाँ पे लार्जर गोल है क्या वैसे? लार्जर गोल तो यही है कि वो जो 2 बिलियन की पहले इन्वेस्टमेंट की गई थी, बल्कि उससे ज़्यादा की, उसकी इन्वेस्टमेंट को रिस्टोर कराना चाहते हैं। दूसरा ये है कि तालिबान गालिबन ये समझ उनको अब भी ये गुमान है कि इंडिया की आउटरीच, उनकी जो सफारती आउटरीच है वो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। और शायद इंडिया ने ये इंडिया भी दिया था अफ़गान तालिबान को कि जी उनको वो तस्लीम भी करा तस्लीम लेंगे करेंगे दुनिया बिल्कुल। से। और कुछ सब्ज बाग दिखलाए गए थे अफगान तालिबान को, और साथ में पैसे काफ़ी खर्च हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जिसकी वजह से उनका टिल्ट उस तरफ बढ़ता गया। लेकिन एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है इस मरतबा, जो पिछले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस हुई है अफ़गानिस्तान बशमूल अफ़गानिस्तान के तमाम ईरान, चाइना, रशिया और बाकी जी। जो सेंट्रल एशियन कंट्री के काफ़ी ममालिक उसमें शामिल थे। तो उसमें हमने यही सोचा था कि अफ़गानिस्तान पे अब कम से कम उनको ये रियलाइजेशन होगी कि इस खित्ते की अमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिया की ऐसी पुष्टपनाही, इंडिया के ऐसे मामले में नेक्सस बनने से इज्तनाब करें, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर। इससे इज्तनाब इसलिए ज़रूरी है कि ये अपने अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट में भी नहीं है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि अफ़गानियों की हमने कोई 30 साल से ज़्यादा हमने अरसे तक उनकी आबियारी की है, उनकी जो है हमने उनकी हॉस्पिटलिटी की है। तो उस लिहाज से अब अगर उनका इस स्टेज पर आके पाकिस्तान के मुखालिफ क़ुव्वतों को दबाम बख्शना है, जी। तो वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक क़ुव्वत है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अपने भाइयों के ख़िलाफ़ अपनी क़ुव्वत इस्तेमाल करे। पाकिस्तान चाहेगा कि हमारे भाई दोबारा राह रास्त पर सही। आकर बट भाइयों के आप साथ मिल जो जाएं। कह रहे हैं बिल्कुल सही ठीक है। है। अभी हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही हाई लेवल तालिबान के हुकूमत में आने के बाद फर्स्ट जो इनका विजिट हो रहा है वो इंडिया का हो रहा है, एंड एज वी स्पीक अफगान फॉरेन मिनिस्टर इज़ इन दिल्ली। और इनके इंडिया इक़्तिदार में आने के बाद तो इंडिया ने अपने सफारत खाने बंद कर दिए थे, फिर एक मिशन खोला ये कह के कि जी अपेरेंटली दिस इज़ फॉर ट्रेड ओनली, और अभी ये इंडिया की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि वो अपनी एम्बेसी भी खोलेंगे काबुल के अंदर। सो आई थिंक ऑफिशियली चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं जिसकी तरफ आप इशारा करें, टूवर्ड्स रिकग्निशन ऑफ अफगान तालिबान गवर्नमेंट। जी हाँ। और इंडिया अपना इन्फ्लुएंस कोशिश करेगा कि इस्तेमाल करे दुनिया में। जो रह गया है गो के इस जंग के बाद जो पाकिस्तान से खिलवाड़ करने की कोशिश की थी इंडिया ने, उसके बाद इंडिया की वो हैसियत नहीं रही दुनिया में जो कि पहले हुआ करती थी। अब ठीक है। पाकिस्तान ने काफ़ी मामलात में उस स्पेस को कवर कर लिया है। तो लिहाजा आप बात कर रही हैं इंडिया इसकी अफ़गानिस्तान की। जी। तो इंडिया अफ़गानिस्तान में जो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया है, उसको बड़ी मक्कारी के साथ इंडिया ने फ़ौरन उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है। इसमें हमें फ़ॉरेन पॉलिसी जिस तरह हमने रिकैलिब्रेट करके तीनों बड़ी क़ुव्वतों के साथ दोबारा अपने राह रस्म इस्तवार कर लिए हैं, और जिसकी वजह से अब हमें उम्मीद हो गई है कि हमारी मईशत भी, हमारी अस्करी क़ुव्वत में भी और इजाफ़ा होगा। तो उसी तरीके से अफ़गानिस्तान में थोड़ी-सी हमें मज़ीद उनको चांस देने की ज़रूरत है, एफ़र्ट्स करने की मज़ीद ज़रूरत है। फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। और उससे मेरी मुराद ये है कि जो हमारे दोस्त हैं इंडिया इसके अलावा जो इस खित्ते में रशिया है, चाइना है, ईरान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको साथ लेके वी मस्ट ट्राई एंड assert our influence on Afghan Taliban, because Afghan Taliban know that even 2 weeks ago, 10 days ago, we were favoring them in UN Security Council. हमारा आसिम इफ्तिखार परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान के लिए भलाई की बातें वहाँ कर रहे थे, जी। ह्यूमैनिटेरियन एड की बातें कर रहे थे, उनके पैसों को रिलीज़ करने की बात कर रहे थे। तो हम तो इस हद तक जा रहे हैं। तो इसका थोड़ी सी हम अपने जो इर्द गिर्द नवा के हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जैसे कि हमने पिछले दिनों भी मीटिंग की है, उसको ठीक है। थोड़ा सा और आगमेंट करके प्रेशराइज हमें करना करना पड़ेगा एक चाहिए, साइड से। लेकिन दूसरी इसमें साइड से एम्बेसडर साहब हमें एक एक अस्करी चीज़ कुव्वत एक चीज़ जैसा आपने कहा कि उनको अभी भी लगता है कि जी इंडिया की आउटरीच ज़्यादा है तो हम इनका
कंधा इस्तेमाल करके रिकग्निशन की तरफ जा सकते हैं, सारा कुछ है, गुमान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन साथ ही जो प्रैक्टिकली अभी हुआ है बुनियादी मरसूस में, वो इंडिया का एक अस्करी ताकत के बड़े होने का, 5 गुना बड़े दुश्मन का वो जो गरूर था, वो भी पाकिस्तान ने तोड़ दिया अफगानिस्तान को। क्या एक तो वो नज़र नहीं आया? दूसरी चीज़ जिसका आपने भी अभी इशारा किया कि चाइना तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को एक्सपैंड करके अफगानिस्तान को भी दरमियान में लाने की बात हो रही है, एग्रीमेंट हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो वो चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, पूरे खित्ता जो है वो डिस्टर्ब होगा, उसका पीस जो है वो ख़राब होगा। तो अफ़गान हुकूमत एक तरफ तो उस पर अग्री करती है, एक तरफ तो कहती है कि जी वो उस चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिर वो ये हरकतें करते हैं जिससे खुद इस खित्ते का पीस ख़राब हो। तो ये चीज़ें ऐसे आगे बढ़ सकेंगी? नहीं, ज़ाहिर है इससे आगे आगे नहीं बढ़ सकेंगी। और ये मामला क्योंकि सिर्फ सी पैक का तो है ही है, लेकिन असल मामला ये जुड़ा हुआ है BRI से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ये जुड़ा हुआ है, जिसमें कि कोई दुनिया के 145 से ज़्यादा ममालिक जिसके साथ मुंसलिक हो गए हैं। तो अब ये इंटरेस्ट बड़ा एक ऐसे पूरे ग्लोबल एक्टर्स का इंटरेस्ट इसमें शामिल हो गया है। तो अफ़गानिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और हमने कभी नहीं चाहा कि अफ़गानिस्तान में मुसलमान रहते हैं, हमारे हम मज़हब रहते हैं, हमारी हम ज़ुबान बहुत सारे मामलात में रहते हैं, कि उनका नुकसान हो। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि उन पर हमें इन्फ्लुएंस मज़ीद डालना पड़ेगा। देखिए, अस्करी इन्फ्लुएंस तो है, उनको पता है कि जब हम काइनेटिक एक्शन करेंगे तो उसमें कोई बचत नहीं है। लेकिन उनको ये भी पता है कि इंडिया, क्योंकि इंडिया कोवर्टली बड़े काम कर रहा है। मैंने आपको कहा ना कि तालिबान कुछ तो दानिस्ता, कुछ गैर दानिस्ता तौर पर भी इंडियन चंगुल में आ सकते हैं और आए हुए हैं, जिसकी वजह से वो शिकंजा और वो जो वेब, जो जाल है मकड़ी का, वो इनके गिर्द आता जा रहा है। इससे पहले कि वो जाल उनको घेर ले, हम दोहा जो एग्रीमेंट था उसको बात करें। सिक्योरिटी काउंसिल के 3 रेजोल्यूशंस हैं जिस पे तालिबान ने जिस पे अमलदारी करनी है, हम उसकी बात करें। हम बात करें कि चाइना रशिया से जो वादे किए हुए हैं अफगानिस्तान ने, उन वादों को पूरा करे, और उसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो इसमें थोड़ी सी हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत है, अदर देन द मिलिट्री एक्शंस। हमें जो बात, जैसे कि 20 पॉइंट का जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान था, उसके बाद वो 14 पॉइंट रह गए, उसमें जो दूसरे कंपोनेंट्स थे, सिविलियन कंपोनेंट्स, उसके ज़्यादातर पॉइंट जो कि ISPR के DG ने आज जिसका जिक्र किया है कि सजाएं नहीं हो रही हैं, पॉलिटिकल नेक्सेस है, लोकल लोग मिल गए, ये सारी चीज़ों का जिक्र करने का मकसद यही है कि जो बाकी इदारों का काम है वो उस प्लान के मुताबिक करेंगे तो अफगानिस्तान भी काबू में आ जाएगा। अगर हम उसको एक पूरे पैकेज के तौर पर अगर अडॉप्ट नहीं करते हैं, सिर्फ थोप देते हैं अस्करी इदारों के सर पर, जो कि होता रहा है अभी तक, तो फिर ये मामला सेगमेंटेड रहेगा फिर ये। जी राइट। एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज कुर्बानियाँ दे रही हैं, शहादतें दे रही हैं उन हमलों के नतीजे में जो अफ़गान सरजमीन से इस वक्त हो रहे हैं। किस तरीके से आपको दिल्ली और काबुल का एक नेक्सस, एक गठजोड़, एक इस्टेब्लिश्ड गठजोड़ जो है वो नज़र आता है, जहाँ पे इंडिया मुसलसल उनको फ़ंड कर रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं इन खारजियों के, दहशतगर्दों के, और अफ़गान हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रही है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, और अगर देखा जाए तो ये पहला दौरा है इनके इक़्तिदार में आने के बाद से, और इसके लिए भी उनको बाकायदा तौर पे इजाज़त लेनी पड़ी। यूनाइटेड नेशन की जो सलामती काउंसिल की कमेटी है उसकी तरफ से इजाज़त दी गई। अब ये तमाम तर चीज़ें हैं एक ऐसे वक्त में, ये नेक्सस मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जब एक जंग पाकिस्तान के हाथों हारने के बाद इंडिया में तमाम रहनुमा, चाहे वो उनका वज़ीर दिफा है, चाहे वो उनके एयर चीफ़ हैं, आर्मी चीफ़ हैं, वो पाकिस्तान पे दोबारा हमले की बातें कर रहे हैं।
और आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका हम पहले भी फर्स्ट सेगमेंट में जिक्र कर रहे थे, कि उसमें आपको बाकायदा तौर पे ये बताया गया कि इस साल अभी तक जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें जो खारजी मारे गए हैं वो पिछले 10 सालों के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में हैं, यानी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फ़ौज की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं, काइनेटिक एक्शन तो आपको नज़र आता है, लेकिन DGISPR ने तवज्जो मरकूज़ करवाई सबकी उस जानिब कि बाकायदा तौर पे फ़ौज की कुर्बानियों के बाद क्यों हम उसके समरात इकट्ठे नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो बाकी इदारों का काम है वो आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नेशनल एक्शन प्लान के उन्होंने कहा 20 नुकात थे, जो कि ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता 14 नुकात रह गए। क्या उस पर अमल हुआ मुकम्मल तौर पे? तो जवाब है नहीं। इस सेगमेंट में ज़रा इसके सिक्योरिटी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि क्या होना चाहिए और इसमें कमी जो है वो कैसे मुमकिन हो सकती है। वी आर जॉइंड बाय रिनाउंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर वकार हसन खान साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइएगा कि हम अपने फ़ौजियों की कुर्बानियों की बात करते हैं, शहादतों की बात करते हैं। हमने अभी कहा कि जी औरकज़ई में हमने ये जो हमला हुआ है इसका बदला ले लिया है, अपने इन फ़ौजियों की शहादत का बदला ले लिया है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे हुकूमती सतह पे होने की हैं। जो अगर आप जुडिशरी की बात करें, जिसका अगेन DG ने आज जिक्र भी किया कि कितने लोगों को सज़ाएं होती हैं, वो भी एक मसला है। कलमियाँ है कि कॉन्विक्ट नहीं हो पाते हैं, कन्विक्शंस की तादाद उस तरीके से नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए मज़ीद? जी, आई थिंक थैंक यू वेरी मच। जो पॉइंट आउट किया गया, आई थिंक जो इंटरनल हमारे डायनामिक्स है, स्पेशली जो फ्रंट लाइन सूबे हैं लोग, उसमें स्पेशली KP जिसमें ज्यादा एक्टिविटी है, डेफिनेटली हिंदुस्तान में भी एक नेशनलिज्म जो है वो फितनल हिंदुस्तान का है, उसकी डिफरेंट डायनामिक्स है। वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट एफर्ट करी, लेकिन फिर जो स्पेस मिली उसकी और रीजन है। जो KP है, इसमें आई थिंक एक तो डेफिनेटली फ्रंट लाइन पे हमारी फौज है, फिर फ्रंटियर कोर है, देन यू हैव इंटेलिजेंस है, और सिविल लॉ एनफोर्समेंट है। पुलिस की बड़ी कुर्बानी है, IG लेवल तक के लोग शहीद हुए हैं, जिस फ्रंटियर स्टेबलिटी के सबको यूज साहब थे। तो ये बेसिकली दिस द कॉस्ट जो स्टेट पे कर रही है, और पिछले आई वुड से कि 5-6 साल से बड़ा इंटेंसिफाई हुआ है। लेकिन बात आती है पॉलिटिकल ओनरशिप की, जो आई थिंक उन्होंने पॉइंट आउट किया। मैं भी बारहा प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि अगर विल हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और वहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ आप कह लें पॉइंट स्कोरिंग या नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, और जिस तरीके से आपको याद होगा एंगेज किया गया था कि जी दहशतगर्दों को ला के, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी मुज़ाकरात करने हैं, रिहा कर दिया जाए, तो बात करें। जी जी जी, तो वो जो पॉलिटिकल विल है, देखिए फ्रंट लाइन के जो सूबे होते हैं सबसे ज्यादा ओनस उस पे आता है। अगर वजीर आला जो है बिजी हो, मतलब इस्लामाबाद पे सॉल्व करने में, या मेनली और डेवलपमेंट का भी आप देख लें जो हालत है, तो आई थिंक दैट इज अ ह्यूज गैप। और मेरे ख्याल में उसकी तरफ पॉइंट आउट भी किया गया, फेडरल गवर्नमेंट हैज टू नाउ कम पुट देयर फुट डाउन, और ये चीज अभी खत्म होनी चाहिए। अभी भी आपने देखा है जो चेंज आई है उसमें जो लीडरशिप है PTI की, मेनली इसी चीज को मेनली नेगेट करने के लिए एट टाइम दे टॉक अगेंस्ट द ऑपरेशन। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि डेली हमारे ऑफिसर्स और जवान शहीद हों, और इधर और फिर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इसको ट्रिविलाइज किया जाता है, अभी भी रीजन जो वो दे रहे हैं जी के उसमें छाते हुई, तो मैंने सोचा जी कि अभी चेंज की जाए। तो जस्ट लुक एट दिस नी जर्क रिएक्शन। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा गैप है, और फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी फिर इनकी चीखें निकलेंगी। लेकिन आई एम श्योर अभी डिटर्मिनेशन है पॉलिटिकल काइनेटिक एक्शन की हम बात कर रहे थे, बट ऑब्वियसली ये शायद बहुत लोगों का ख्याल था कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप मुसलसल बता रहे हैं अफगान हुकूमत को कि जनाब ये ट्रेनिंग कैंप्स हैं, हम निशानदेही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब असलहा इनके हाथों में है जो US और NATO फोर्सेस का छोड़ा हुआ है, आप उनको रोक नहीं रहे हैं, पाकिस्तान आपको सबूत और शवाहिद फराहम कर रहा है। सो आर यू ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन कि यही एक रास्ता बचता है अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है? ये पाकिस्तान कोई सॉफ्ट स्टेट तो नहीं है। और दूसरा जो है, जितनी भी आई थिंक डिप्लोमेटिक एफर्ट है या पॉलिटिकल है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये तो की गई है। और मजे की बात ये है कि ये वही तालिबान है जिनको ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने मॉरल सपोर्ट भी दी। डिप्लोमेट की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में ही पहली जो कॉन्फ्रेंस थी, और पूरी सपोर्ट थी। लेकिन जस्ट बिकॉज कि जी आपको अभी डॉलर चाहिए और उसको अगर भारत फंड करता है तो फिर, और अभी आई थिंक ये जब से अभी भारत साथ हुई है बड़ी, अभी तो बड़ा फॉर्मल एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, और आई एम श्योर उसकी स्पेस पड़ेगी वहाँ पे।
تو ابھی تو آپ کھل کے آ گئے نا پھر کدھر گیا پھر سو کالڈ اسلام ان کا اور جو جھنڈا انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ٹوٹل منافقت ہے. یو آر ہائرڈ گن فار ڈالرز, اور جو بھی دے آ کے, چاہے کوئی انڈیا دے دے, کوئی اور پاور دے دے, آپ اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہے. اندر حالات یہ ہیں ابھی, یہ تو بڑی کانفیڈنس شو کر رہے ہیں کہ 2 کروڑ خواتین لٹرلی بند ہیں, دے آر ان پریزن. 80% آبادی اسٹیئرنگ ایٹ ہنگر. ابھی اگلا جو آ رہا ہے سیزن, اس میں گرین تو سارا یہیں سے جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب پاورٹی ہے, پھر گورننس کی بڑی بری حالت ہے, انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوا ہے, اس کے بعد پھر ناردرن ریزسٹنس ابھی تیار ہو رہی ہے, اور امریکہ نے بھی ان کو آئی تھنک ابھی تھریٹن کر دیا ہے, یہ پروگرام ہمارے حوالے کر. تو اتنی روزی پکچر نہیں ہے میرے خیال. دس از مور لائک پوائنٹ اسکورنگ ہے, اس کے بعد نیریٹو بلڈنگ ہے, اور بھارت جو ہے عزیمت اٹھا کے خطے میں اتنی زیادہ آئی تھنک اس کی سبکی ہوئی. آپ نے دیکھا ہے کہ ملٹی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے انٹائر ورلڈ. ابھی ہم لوگ ٹرکی میں ایوری باڈی از ٹاکنگ اٹ کہ جی یہ کیا پاور ہے, $85 ارب کا بجٹ ہے, اتنی بڑی فوج ہے, اور پاکستان نے اچھی خاصی ان کی ٹکائی کی ہے. تو یہ بھی آئی تھنک بہت بڑا فیکٹر ہے. آل از بورن آؤٹ آف فرسٹریشن. باقی اچھا ابھی پراکسی وار آپ تو کیا پہلے بھی 2 سیناریو سال بنتا کراتے ہوا رہے, دیکھ اور رہے یہ ہیں کنٹینیو. فیوچر میں, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, what's likely to happen, کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کاروائیاں مزید بڑھ گئی ہیں, افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, انڈیا فنڈ کر رہا ہے, نیکسس بڑھ رہا ہے, اینڈ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ بھائی آپ تو کہتے تھے ہم تو اسلام کے لیے کر رہے ہیں, ہماری جد و جہد جو ہے, اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بھی کرائے کے قاتل ہی ہیں, کیونکہ آپ نے ہندوتوا پرچارک ایک حکومت کے ساتھ, ایک ملک کے ساتھ جا کے you joined hands with them, اور آپ پاکستان کے خلاف, جو کہ آپ ہم مذہب بھی ہیں, آپ کے ہی بھائی ہیں, آپ ان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں. سو ایک سیناریو ذرا اس پہ بنائیے گا کہ ایک ایسے وقت کے اندر جب یہ ہو رہا ہے, انڈیا ہزیمت اٹھائے ہوئے ہے, تضحیک کا سامنا اس کو کرنا پڑا ہے, افغانستان کو وہ استعمال کر کے پاکستان کو اور ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا خیال آتا ہے کہ جناب یہ بگرام والا جو اقدام تھا وہ غلط تھا, اور ان کی بات چل رہی ہے افغان حکومت کے ساتھ, اس کو وہ واپس لینا چاہتے ہیں. obviously افغان حکومت کا جواب آ گیا ہے, وہ آسانی سے تو دیں گے نہیں, لیکن کیا یہ پاسبل ہے اس سچویشن کے اندر؟ یہ میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ جتنا انٹرنل پریشر ہے افغانستان کا ٹائم, اس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی. طالبان شوز اے ویری اسٹرانگ, آپ سے کانفیڈنٹ فیس شو کرتے ہیں, سال در سپریشن ہے, لیکن اندر بہت زیادہ سمرنگ کرنٹس ہیں. دیکھیں پھر ابھی ہم یہاں پہ کافی افغان اسٹوڈنٹ سے ابھی ملاقات ہوتی رہی ہے. Nobody wants to go there. ان سے صرف طالبان سے ایک سوال کیا جائے کہ وائی ملینز آف افغان جو ایران میں ہیں یا پاکستان سے بھی ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں, کیوں خوشی سے نہیں جانا, واٹ از دا ریزن؟ صاف ظاہر ہے, مطلب اس سے بیسیکلی تو وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں اتنی اپریشن اور سپریشن ہے. تو کیا افغان لوگ اتنے آئی وڈ سے کہ نائیو ہیں یا بیوقوف ہیں کہ وہ برداشت کرتے رہیں؟ ایک سٹیج پہ آ کے یہ اسپرنگ کی طرح باہر آئیں گی, آپ کہتے ہیں اسپرنگ بیک ہوگا یا بومرینگ ہوگا, اور یہ میرے خیال میں چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. میرے خیال میں اٹس بیسیکلی ناٹ گوئنگ ٹو اسٹینڈ. ہاں انڈیا کو اتنا پتہ ہے کہ انسٹیبلٹی رہے گی, اور اس کے اندر دیر از اے اسپیس ڈیفینیٹ, اس کے اندر ان کا سرچ انالیسس ونگ ہے, باقی دہشت گرد تنظیمیں کو استعمال کریں گے, اور ان کا تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہو اس کو somebody against پاکستان یا کہیں پہ لیٹس سے فالٹ لائن ہے تو اس کو فائدہ اٹھائیں گے. وہ تو I think they are exploiting. اور طالبان should have realized کہ basically that naive کہ بھائی 20 سال آپ نے وہاں پہ فائٹ کیا ہے, 20 سال آپ لگے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے جی بھگا دیا یو ایس کے فورسز کو, جدید اسلحے کے ساتھ نیٹو فورسز کو بھگا دیا, بٹ اس کے باوجود اب آپ جنگ کو دوبارہ جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں اپنے خطے میں. یہ بیسیکلی وہی ہائرڈ گن ہے نا. اب دیکھیں نا ان کے پاس مینلی جو ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ یوزنگ ٹیررزم ایز اے ٹول آف پالیسی, یہ ایک طریقہ کار ہے. دے فیل کہ جی دے کین کاؤ ڈاؤن ایران, پاکستان, سینٹرل ایشیا. ابھی جو ماسکو فارمیٹ میں میٹنگ ہوئی ہے کوارٹرلیٹرل, اس میں رشیا, پاکستان, چائنا اور ایران تھے. بڑا کلیئرلی متقی صاحب کو وہ ڈانٹ کے بھیجا گیا کہ ٹیررزم کی, بیکاز ایوری باڈی از افیکٹڈ, ایسے نہیں ہے کہ ایران افیکٹڈ نہیں. دوسری اچھی چیز یہ پاکستان ایران میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اس میں ہمارا یہ بڑا بارڈر تھا وہ کافی سیکیور ہو گیا. دے ہیو ریئلائز کہ نہیں یار پاکستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. تو اگر اس طرح آئسولیٹ ہونا ہے اور ایک تیسری پارٹی جو ہے دور سے آ کے انڈائریکٹلی آپ اسے ڈالر لے لیں گے, 5 ایمبولینسیں آپ نے لے لی, اور ان کو شرم آنی چاہیے. یہی وہ بھارت ہے جو عام کرتا رہا اشرف غنی اور کرزئی کو. مجھے یاد ہے ضرور ہیلی کاپٹرز اور گنز انہوں نے دی, اور اسمال آرم یہ ان کے اگینسٹ استعمال ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دیر از نو موریلٹی. باقی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی طالبان جو ہے اپنے ڈاؤن فال کی طرف جائے گا, بیکاز دیر آر لاٹ آف فورسز انٹرنلی, پیپل آر فیڈ اپ ود اٹ, اور افغانوں نے برداشت نہیں کیا زیادہ آپریشن جو ہے. پر ٹھیک ہے 2-3 سال آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی جب
गवर्नमेंट आई थी इनकी तो 2-3 साल से ज्यादा नहीं चली थी। दे विल बी रेजिस्टेंस, तो फिर क्या है? तो लग यही रहा है कि रशिया के बाद बस दूसरा मुल्क जो है वो इंडिया ही है, जो एम्बेसी भी वहाँ पे खोल रहा है, जो इनको ऑफिशियली रिकग्नाइज भी करने के बड़ा करीब पहुंच चुका है। बस इन्हीं दोनों ममालिक के बाद फिर इनका खुदा हाफिज यहाँ से हो जाएगा अफगान हुकूमत का। अभी तक ऐसे लग रहा है। जी जी बिल्कुल जी। अभी आप ये देख लेना कि भारत को अपनी जो यहाँ पे साउथ एशिया में कितनी आइसोलेशन, बांग्लादेश इज ऑलमोस्ट नो हॉस्टाइल, नेपाल में देख लें, भूटान इज टिल्टिंग टुवर्ड चाइना, श्रीलंका है। तो आप अगर इसके अंदर अभी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी यू आर होस्टिंग मिनिस्टर फ्रॉम अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आउट डाउन हो जाएगा। पाकिस्तान इज सफर्ड इट, लेकिन 20 साल हमने लड़ाई की है और अल्लाह के फजल से वी हैव एबिलिटी टू गो ट्रांस फ्रंटियर। अगर भारत समझता है कि 2 फ्रंट खोल सकता है, पाकिस्तान ने भी मिडिल ईस्ट में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, आई थिंक ये जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरबिया के साथ, दिस इज अ ह्यूज टेक्टोनिक शिफ्ट है। दे हैव टू थिंक नाउ आई थिंक 10 टाइम्स। तो मे बी फॉर ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग ठीक है, भारत ये कर सकता है, बट मेरे ख्याल में अगर तालिबान इस तरफ जाता है तो फिर खित्ते में आई थिंक दे विल बी डेफिनेटली अनईजीनेस होगी, इसमें चाइना विल बी अफेक्टेड, इसके अंदर ईरान है, पाकिस्तान है, तो तालिबान इज बेसिकली नाउ लुकिंग फॉर आई थिंक फॉर ट्रबल। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा, और मैं उस पर नहीं जाती कि जी क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यू एंड आई बोथ नो, आई थिंक एवरीवन नोज नाउ कि क्यों नहीं हुआ, या माजी की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं उनकी क्या मजबूरियां थी, रादर मसलहतें थी, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते थे, कि आपने कहा हमने मुज़ाकरात भी करने हैं इनसे, इनको रिहा भी कर दो, इनको बिठा के बात करो क्योंकि ये आपके भाई हैं, मामलात से ही बातचीत तय होगी। फिर हम जानते हैं नारकोटिक्स का पैसा कहाँ, ड्रग्स का पैसा कहाँ लग रहा है, फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम, वो तमाम पूरी लिस्ट है जिसका जिक्र आज DGISPR ने किया। किस तरीके से जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं वो इस्तेमाल होती हैं इन तमाम कार्रवाइयों के लिए, और फिर उसमें कुछ लोग उस लोकल कह लीजिए या पॉलिटिकल लोग कह लीजिए, वो उन कार्रवाइयों को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वो उनको सूट करती हैं, उनके इलाके में उनके मफादात को वो बढ़ाते हैं। अब मेरा सवाल ये नहीं है कि क्यों हो रहा है, ये मैंने जैसे कहा कि हम सब जानते हैं। ये बताइए, क्या इसके बाद आपको लगता है कि ये कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल करीब में रुक सकती हैं एटलीस्ट? देखें, ये तो लीडरशिप है ना बेसिकली। इट्स नॉट आई बीन टू, हमने एक सर्वे भी किया था, बल्कि एक प्रोग्राम किया था जाके स्वात में, दे वर सो हैप्पी। अभी भी रिपेटिशन के बाद सबसे ज्यादा खुशी ऑनेस्टली केपी के लोगों, बिजनेसेस इनके ऑलमोस्ट आप कह लेंगे डिवाइडेड थे, टेररिज्म भी है, उसके अलावा इलीगल स्पेक्ट्रम है, पीपल लाइक टू डू अपना जो काम शाम है, तो पीपल आर वेरी हैप्पी, प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन हुई हैं। तो ये अगर लीडरशिप के लेट से अगर 15-20 एमपीए हैं या लेट से एक उनका चीफ मिनिस्टर, एक लीडरशिप है पीटीआई की, दे आर गोइंग टू डिसाइड फेट, आई डोंट थिंक सो। केपी के लोग दे आर वेरी क्लियर। हम पहाड़ भी गए, उसके बाद स्वात में ऊपर पुराने जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे मुलाकातें हुई थी, तो दे वर सेइंग कि दे आर डेफिनेटली लुकिंग एट ये एग्जिट। तो ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम बना हुआ, इसका देखें, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। नॉर्को स्मगलिंग है, उसके बाद वेपन सिस्टम्स है, उसके बाद डॉलर की स्मगलिंग होती रही है, वो बड़ी मुश्किल से काबू पाई, फिर ग्रेन है, फिर तो इसके दौरान ही आई थिंक इसी स्पेस में सारा काम कर, इसके अंदर सहूलतकारी होती है। तो अगर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है जी कि आपने कन्फ्रंट ही करना है फेडरेशन को, और कई दफा कहते हैं हमारा बलोच के साथ बात करेंगे, कई दफा मतलब एनीथिंग, एनी एंटिटी जो पाकिस्तान के खिलाफ है, दे वांट टू बी कंफर्टेबल विद इट। और आपने देख लिया है सबसे ज्यादा सपोर्ट इस बयानी का, आई हैव बीन ऑन इंडियन चैनल एंड दे से जी कि ये जो एंटिटी है, पॉलिटिकल पार्टी इज एक्चुअली वी आर बैंकिंग ऑन इट। जस्ट इमेजिन, तो आपने कहा कि लोग चाहते हैं कि ये सिलसिला रुके और ये रुकना चाहिए, एंड आई थिंक आज स्टेट ने बहुत क्लियरली जवाब दिया, और इसकी तरफ से ही DGISPR ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर अब सहूलतकारी ना रुकी खारजियों की किसी भी तरीके से, तो फिर रियासत अपना रास्ता लेगी। ब्रिगेडियर वकार हसन खान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे मेरा एडिटोरियल सादिया स्टेक। हमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के दुश्मन मुकम्मल सफबंदी कर चुके हैं, हालात कशीदा हो रहे हैं। पाकिस्तान के मशरिक में इंडिया और मगरिब में अफगानिस्तान हमारे खिलाफ गठजोड़ से कोई नया महाज खोलने की तैयारी में मसरूफ हैं।
एक तरफ इंडिया पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों को फंड्स फराहम करता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान इन्हीं तंजीमों को महफूज पनागाहों के अलावा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रास्ता भी फराहम करता है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए भारतीय प्रॉक्सीज हम पर हमलावर होती हैं। आज हम जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी नई दिल्ली में मौजूद हैं। ये 2021 में अफगान तालिबान के बरसरे इख्तदार आने के बाद किसी भी हाई लेवल तालिबान रहनुमा का पहला दिल्ली का दौरा है। अफगान वजीर खारजा एक तवील दौरे पर दिल्ली में मौजूद हैं। दौरे का आगाज गुज़श्ता रोज हुआ, जबकि अफगान वजीर खारजा 16 अक्टूबर तक इंडिया में मौजूद रहेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया से कटा हुआ है। अफगान वजीर खारजा को इंडिया का सफर करने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी ने इजाज़त दी थी। इससे कबल अफगान हुकूमत की तरफ से सितंबर में इंडिया के दौरे की इजाज़त मांगी गई थी, जिससे रद्द कर दिया गया था। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इंडियन ओहदेदार, चाहे वो वजीर दिफा राजनाथ सिंह हो या इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो, वो पाकिस्तान पर न सिर्फ हमले की बात कर रहे हैं, बल्कि ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान ने दुनिया के नक्शे पर रहना है या नहीं। दौरे की अहमियत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि इंडिया के सर पर जंगी जुनून सवार है। मोदी और मोदी के दीगर ओहदेदार ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद एक बार फिर बदला लेने की बात करते हैं, और दिल्ली में बैठे पॉलिसी मेकर्स को ये भी मालूम है कि काबुल ही वो वाहिद रास्ता है जिसकी मदद से हम पाकिस्तान के खिलाफ पहले से जारी प्रॉक्सी वॉर में तेजी ला सकते हैं। इस वक्त अफगान सरजमीन बिलाशुबा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अफगानिस्तान के रास्ते इंडियन प्रॉक्सीज पाकिस्तान पर हमलावर है। इसमें किसी भी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए। हालिया दिनों में होने वाला औरकजई हमला भी दिल्ली काबुल गठजोड़ का नतीजा था, जिसमें मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था। औरकजई हमले में मुलव्विस तमाम के तमाम 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस तमाम दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। रही बात इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की, तो आज की तारीख में दोनों ममालिक को एक पेज पर पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका बयानिया लाता है। अफगानिस्तान इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर एक्ट करता है और बदले में अफगानिस्तान को नवाजा जाता है। अफगान तालिबान इंडियन डॉलर्स के बदले दहशतगर्द अनासिर को अमेरिका का छोड़ा हुआ मॉडर्न असलहा फराहम करते हैं और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं कि काबुल हुकूमत इस वक्त गैर कानूनी असलहे की फरोख्त से अपनी हुकूमत को चला रही है। माजी की बात की जाए तो तालिबान हुकूमत से कबल भी अफगान हुकूमत इंडिया के हाथों में सबसे अहम आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। अलबत्ता तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के बाद इंडियन हुकूमत ने काबुल में अपना सफारत खाना बंद कर दिया था, लेकिन गुज़श्ता बरस इंडियन हुकूमत ने अपना एक मिशन खोला जिसका मकसद कहने को दोनों ममालिक के माबैन तिजारत में बेहतरी लाना था। इस वक्त दुनिया में सिर्फ रूस ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया है। अगर इसी तरह तालिबान हुकूमत दिल्ली का साथ देती रही तो बहुत जल्द हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला दूसरा मुल्क इंडिया होगा। रही बात पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की, तो पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन जारहियत को दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक की तरफ से सपोर्ट मिली थी। इन 2 ममालिक में सबसे पहले इजराइल और फिर अफगानिस्तान का नंबर आता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि दिल्ली काबुल गठजोड़ पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश रचाने की कोशिश है। जिस तरह माजी में इंडिया नाकाम हुआ, इस मर्तबा फिर नाकाम होगा। 2 रोज कबल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से 100% दुरुस्त रद्द अमल दिया गया था और बताया गया था कि किसी भी नए नॉर्मल का सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। इस एडिटोरियल का इख्तिताम हम इस बात पर कर सकते हैं कि इस वक्त मोदी की इंतहा पसंद सोच न सिर्फ इलाकाई अमन बल्कि इंडिया के अपने वजूद के लिए भी खतरा बन चुकी है, और अगर इसी तरह इंडिया की तरफ से इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो बहुत जल्द हम खित्ते को एक बड़ी जंग की लपेट में देखेंगे। लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान का रद्द अमल पहले से कई गुना ज्यादा शदीद होगा और दिल्ली काबुल गठजोड़ भी कुछ कारगर साबित नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.